जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट वेव और हीट स्ट्रोक की। जी हां दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि चर्चित अभिनेता शाहरुख खान जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। कारण क्या था? तो हीट वेव और हीट स्ट्रोक। उनको हीट स्ट्रोक हो गया था जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और मेरे मित्र, अभी अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगातार ये सूचना मिलती होगी कि देश के अलग अलग राज्यों में हीट वेव के लिए जो है वो सरकार के तरफ से अनुशंसा जारी की गई है, या फिर आप ये भी सुनते होंगे कि कई क्षेत्रों में हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। तो ऐसे में ये जानना और समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये हीट वेव और हीट स्ट्रोक क्या है। आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके लिए अवेयरनेस भी होना जरूरी है। क्योंकि मेरे मित्र, जो अभी समय चल रहा है और जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें अगर आप हीट वेव और हीट स्ट्रोक को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, यानी कि अगर आपको इसका कारण और बचाव का तरीका क्या है ये मालूम नहीं है, तो ये सर भारी पड़ सकता है। और आप ये देख सकते हैं कि कोई अगर वैसा केस मिला तो उसमें इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो आज के इस सेशन में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें हम लोग मुख्य रूप से ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जो हीट वेव है वो क्या है, साथ ही साथ इसमें ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता की क्या भूमिका होती है, साथ में हीट स्ट्रोक क्या है, अगर हीट स्ट्रोक किसी को हो जाए यानी कि लू लग जाए तो सर उसके बचाव के क्या उपाय हैं। मतलब 4 बिंदु पे हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे छात्र जो हिंदी भाषी होंगे वो कहीं ना कहीं ये कयास लगा पा रहे होंगे कि गुरुजी ये हीट वेव को हम लोग ठेठ हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हीट का मतलब क्या होता है, उष्मा, और वेव का मतलब लहर। तो सर हीट का लहर चलना यानी कि उष्मा का लहर चलना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लू चलना भी कहते हैं। तो मेरे मित्र, हीट वेव को हम लोग शुद्ध हिंदी में उष्मा लहर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उष्मा लहर कह सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर हम हीट स्ट्रोक की बात करें तो इसी को शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है? लू लगना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लू लगना बोला जाता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि गुरुजी जो टेम्परेचर है ये तो हम लोग सदियों से देख रहे हैं, गर्मी का मौसम आएगा इसके बाद ठंडी का मौसम आएगा, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको हीट वेव की श्रेणी में रखते हैं। तो मेरे मित्र, इस चीज का जो डिसाइड होता है वो आईएमडी के थ्रू होता है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसके द्वारा टेम्परेचर के कुछ मानक तय हैं जो कि आप सबों को समझना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर सीधे सीधे ये बताओ कि हीट वेव क्या है, तो मेरे मित्र, अत्यधिक उष्मा की जो एक मतलब कह सकते हो कि सीमा होती है, वो लंबे समय तक अगर वायुमंडल में या हमारे आसपास में बनी रहती है तो इसी को हम लोग हीट वेव कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक गर्म मौसम की लंबी अवधि। आप सभी देख पा रहे होंगे कि अभी जो समय चल रहा है इसमें आपका सुबह होता है और ऐसा लगता है कि मानो दोपहर हो गया है। तो जो टेम्परेचर आप सभी देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल फोन में या अखबार के माध्यम से आपको जो सूचना मिलती होगी उसमें हमेशा ये देखते होंगे कि टेम्परेचर 45 डिग्री के पार ही होता है। बिहार के अगर कुछ क्षेत्र की बात करें तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली जैसे शहरों में सर अत्यधिक गर्मी देखने को मिलती है और टेम्परेचर पूरी तरीके से सर आप कह सकते हो कि इंक्रीज हुआ है। और अभी हाल ही में, कल ही रात में बीबीसी का रिपोर्ट देख रहा था तो वहां पे बीबीसी ये लिख रही है कि दिल्ली में टेम्परेचर इतना है कि लोग बॉयल हो रहे हैं, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि अत्यधिक गर्म मौसम की जो लंबी अवधि होती है वही क्या कहलाता है? आपका हीट वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? हीट वेव कहलाता है। और मेरे मित्र, इस हीट वेव का न सिर्फ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बल्कि सर हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे इकोसिस्टम गड़बड़ाता है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कि बहुत ज्यादा गर्मी के चलते लोग काम नहीं कर पाते हैं, और अगर काम नहीं कर पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में तो जो उत्पादन की समस्या है वो कहीं ना कहीं लगी हुई रहेगी, और आप ये कह सकते हो कि सर अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मेरे मित्र, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो हीट वेव है यानी कि अत्यधिक गर्म मौसम की लंबी अवधि, ये खास करके आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को ज्यादा मिलती है। और भारत की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर भारत के भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू हीट वेव के लिए सर जो टेम्परेचर है उसका एक मानक तय किया गया है और कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि सर उसको हीट वेव घोषित किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो चीजों के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है सर, हीट वेव को डिफाइन किया जाता है। पहला तो जो एक मतलब एवरेज टेम्परेचर है या आप कह सकते हो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिसको आईएमडी ये मतलब मॉडिफाई करती है या अनुमानित करती है कि हाँ इतना टेम्परेचर तो बना रह सकता है, उससे अगर थोड़ा बहुत घट बढ़ रहा है या फिर डायरेक्ट टेम्परेचर। और अगर हम लोग बात करें सर इसके लिए आईएमडी के थ्रू तैयार किए गए हीट की जो मानक मापदंड है उसमें मैदानी इलाका के लिए सर 40 डिग्री टेम्परेचर, पहाड़ी इलाका के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर और तटीय इलाका के लिए आपका 37 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू क्या किया गया है, मानक माना गया है। अब ध्यान में रखिएगा कि इस टेम्परेचर में डेविएशन देखने को मिल सकती है, यानी कि इसमें आपको घटोतरी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्या होता है सर, अगर विचलन के रूप में देखेंगे तो समान से 4.4 से 6.4 डिग्री और गंभीर रूप में है तो समान टेम्परेचर से 6.4 से अधिक है तो मेरे मित्र उसको हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा अगर हम लोग डायरेक्ट टेम्परेचर के प्रभाव की बात करते हैं तो अगर आपके आसपास में समान से 45 डिग्री तक टेम्परेचर लगातार बना रहता है और गंभीर रूप से आप कह सकते हैं कि 47 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है तो मेरे मित्र वो किसके श्रेणी में आएगी, हीट वेव के श्रेणी में आएगी। किसके श्रेणी में आएगी, हीट वेव के श्रेणी में आएगी। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग हीट वेव के कारण पता करने की कोशिश करते हैं तो 3 मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ मेरे मित्र मानवीय गतिविधि। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हम और आप क्या कर रहे हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी ऑफिस में सर आपको हम पढ़ा पा रहे हैं कि सर एसी चल रही है। अब ये जो एसी है चला क्या कर रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित कर रहा है। अब इसी तरीके से बहुत सारे छात्रों के घर में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ होगा या बहुत सारे छात्रों की बात अगर हम हटा दें तो आपके देश में सभी लोग क्या हो गए सर, सुविधा प्रिय हो गए। थोड़ा सा भी गर्मी आई एसी चलाओ, कूलर लाओ, रेफ्रिजरेटर लाओ, ये सब एक हम लोग का आप कह सकते हो डेली लाइफ का साधन बन गया। और मेरे मित्र ये डेली लाइफ के साधन जितना हमारे लिए अनुकूल है उतना ही ये क्या कर रहा है सर, हमारे लिए सर दुष्प्रभाव भी छोड़ रहा है। और ग्रीन हाउस गैस जैसे जो आपका इंपॉर्टेंट गैस है जो कि वैश्विक उष्मनन को क्या कर रहा है सर, बढ़ावा दे रहा है, कहीं ना कहीं उसको रिलीज कर रहा है। और मेरे मित्र इसीलिए आप ये मान के चल सकते हो कि जलवायु परिवर्तन तो है ही, साथ ही साथ मानवीय गतिविधि भी आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसमें कम योगदान नहीं दे रहा है। और दूसरा मेरे मित्र शहरीकरण ये और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। अभी लोग गांव में रहना नहीं चाह रहे हैं और अगर गांव में हैं भी तो पक्के के मकान आपको ऑलमोस्टली प्रत्येक गांव में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे मित्र जो ये शहरीकरण हो रही है जिसमें वनों की कटाई हो रही है और लोग पक्के पक्के बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें सर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कंक्रीट का। और मेरे मित्र ये जो कंक्रीट का जंगल है ये क्या करता है सर, उष्मा का अधिक अवशोषण करता है, जिस वजह से हमारा जो आसपास का टेम्परेचर होता है वो क्या हो रहा है सर, राइज हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण कारण सर अल नीनो है जो कि प्रशांत महासागर के आसपास तापमान में क्या कर रही है सर, बढ़ोतरी कर रही है। और मेरे मित्र ये 3 कारण भारत पे भी खासा प्रभाव डाल रहे हैं जिस वजह से आपको इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग हीट वेव में या मतलब आर्द्रता की भूमिका की बात करें तो आप सबों को मालूम होगा कि हीट इंडेक्स जो है यानी कि उष्मा के लिए क्या जो सूचकांक होता है वो सर प्रत्येक आपको मतलब आईएमडी के थ्रू सर देखने को मिलता है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हीट के लिए इंडेक्स तैयार करती है उसमें वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को मिला करके एक एवरेज टेम्परेचर बनाती है, जिसके अनुसार अपना वो क्या करती है सर, मानक चीजों को आप सबों के सामने लाती है और आपको पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अब यहां पे ध्यान में रखेंगे कि हीट इंडेक्स क्या है। तो मेरे मित्र इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो रियल फील्ड टेम्परेचर यानी कि मानव शरीर को कितना तापमान महसूस होता है। कई बार क्या होता है कि सर तापमान कम होती है लेकिन महसूस आपको अधिक होता है। ध्यान में रखिएगा इसका विपरीत भी होता है कि कई बार आपको तापमान ज्यादा होगा और महसूस कम होगा। कई बार क्या होता है कि तापमान कम किंतु आर्द्रता अधिक है तो आपको जो गर्मी है वो अधिक महसूस होती है। मेरे मित्र आर्द्रता आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। और कई बार हमने आप लोगों के साथ चर्चा भी करा है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो आपके वायुमंडल में वाष्प की मात्रा होती है, या आप ये कह सकते हो कि वायु में उपस्थित जल की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। और आप सबों ने अमूमन इस चीज को फील भी करा होगा कि जब बारिश
बारिश होती है और उसके अगले ही दिन धूप निकल जाता है, तो सर भले ही धूप कम हो लेकिन वो आपके लिए क्या होता है, खासा परेशान करने वाला समय होता है। और आप सभी क्या काउजेस देते हो कि बारिश हुई है इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो हीट इंडेक्स जो है वो बेसिकली रियल फील्ड टेम्परेचर को बताता है, जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों मिक्स होता है। और ये जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, अलग अलग सूचकांक। अब ध्यान में रखेंगे, कई बार क्या होता है कि तापमान अधिक होता है और हवा की वजह से वो महसूस हमें नहीं होता है। हवा अगर चल रही होती है तो हमें टेम्परेचर महसूस नहीं होता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि आर्द्रता की भूमिका और आपका जो हीट इंडेक्स है, इसमें भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो आर्द्रता और हीट दोनों को अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से क्या करती है सर, टेम्परेचर के हिसाब से कैटेगराइज करती है और फिर आपको अलग अलग रंगों के द्वारा सर बताया जाता है। क्या बताया जाता है? तो मेरे मित्र, संभावित गर्मी से संबंधित बीमारी और खतरों के लिए चेतावनी दी जाती है। कैसे दी जाती है? अलग अलग रंगों के माध्यम से। क्या होता है सर, अगर हरा रंग है तो प्रायोगिक तौर पर जो ताप सूचकांक होता है वो 35 डिग्री से न्यूनतम माना जाता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर न्यूनतम है तो उसको सर ग्रीन सिग्नल के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और इससे लोगों को खतरा नहीं हो सकती है और इतना टेम्परेचर लोग झेल सकते हैं। अब अगर पीला रंग की बात की जा रही है तो प्रायोगिक ताप सूचकांक में सर इसका जो टेम्परेचर माना जाता है मानक, वो 36 से 45 डिग्री के बीच माना जाता है। 45 डिग्री तक नहीं, 36 से 45 डिग्री के बीच। और अगर नारंगी है तो मेरे मित्र प्रायोगिक ताप सूचकांक जो होता है वो 46 से 55 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। और मेरे मित्र, जब आप कहते हो कि राज्यों में रेड अलर्ट जारी की गई है, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा हीट इंडेक्स है वो 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। यानी कि अगर 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो आईएमडी के द्वारा उस स्टेट को या उस जगह को रेड अलर्ट में घोषित कर दिया जाता है और इसके लिए आपको खासा बचाव का सामना करना पड़ता है। और मेरे मित्र, हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचने का बस और बस एक ही उपाय है प्राइमरी तौर पे, कि आप इससे क्या करो सर, सावधानी बरतो, तभी चीजें आपके लिए संभव हो पाएगी। अदरवाइज बस कड़ी धूप में हम लोग लगे हुए हैं, खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। आप सभी ने अभी जस्ट रिसेंटली सुना होगा कि जो शाहरुख खान है वो बीमार हो गए थे। वजह क्या थी? हीट स्ट्रोक। राजस्थान में कई लोगों की मौत हुई है, किसके वजह से? हीट स्ट्रोक की वजह से। तो अब जरा सा ये सोचो कि शाहरुख खान जैसे सुविधापूर्ण व्यक्ति, जो कि सर बाथरूम से निकलता होगा तो एसी में घुसता होगा और एसी से सर निकलता होगा तो फिर एसी में जाता होगा। क्रिकेट अगर देख रहा है तो सर उसके लिए स्टेडियम भी सर एसी का एक अपना अलग केबिन बना हुआ होगा। जब उसको लू लग सकती है तो आम जनमानस के पास इतनी कहां सुविधा होती है। वो तो कहीं ना कहीं सर इस हीट वेव या आप कह सकते हो कि इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा परेशान रहते होंगे। ध्यान में रखिएगा कि अब सवाल यहां पे ये है कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, हीट स्ट्रोक का सीधा सा मतलब होता है लू लगना। क्या होता है? मतलब लू लगना। और अत्यधिक उष्मा और आर्द्रता मानव शरीर के लिए क्या होता है सर? खतरनाक माना जाता है। आप सबों को मालूम है कि जो हमारे बॉडी से पसीना निकलती है वो क्या करती है? हमारे बॉडी को सर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करती है, संतुलित करती है। और इसके पीछे का विज्ञान भी आप सबों को मालूम है कि शरीर में मौजूद उष्मा को बाहर निकलने के लिए पसीना भाप बनकर पुनः लुप्त हो जाती है, जो कि शीतलन प्रभाव देती है और इस वजह से शरीर का तापमान क्या होता है सर? संतुलित होता है। आर्द्रता बढ़ने से जो पसीना है वो वाष्पित नहीं होता। अगर हमारे वायुमंडल में सर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी आ जाए तो जाहिर सी बात है कि इवोपरेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल जो है वो तो आर्द्र है, उसमें गर्मी नहीं है। तो जो पसीना है हमारे बॉडी का वो वाष्प बन के नहीं उड़ पाएगा, जिस वजह से हमारे शरीर की टेम्परेचर क्या होगी सर? बैलेंस नहीं हो पाएगी। और बैलेंस नहीं हो पाएगी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या करेगा सर? राइज करना शुरू कर देगा। और मेरे मित्र, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? हीट स्ट्रोक कहलाती है। मतलब क्या कि सर आपका जो वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा आर्द्र हो जाए और साथ में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए? बढ़ा हुआ हो, तो आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर पाएगी, जिस वजह से आपके बॉडी की टेम्परेचर लगातार बढ़ती रहेगी। और मेरे मित्र, आप इसको क्या कहेंगे कि लू लग गया है। और जब आपको लू लग जाएगा तो क्या होगा? तो उसमें तो सर एक विशेष कारण यह भी होता है कि आपके बॉडी का जो सोडियम और पोटेशियम होता है, ये सोडियम और पोटेशियम जैसे आयन होते हैं, ये अनियंत्रित हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर किसी को हीट स्ट्रोक आ जाता है तो उसका ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है, धुंधलापन उसे नजर आती है, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, किडनी लीवर सब पे
प्रभाव पड़ता है और सामूहिक रूप से उष्माघात जो है वो शारीरिक टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। और किसी किसी केस में तो आप ये कह सकते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 106 डिग्री के ऊपर हो जाता है। और समझ लो अगर 106 डिग्री के ऊपर चला गया तो मेरे मित्र व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, जो कि यहां पे आपको कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि गुरुजी अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि बचाव के उपाय में सबसे महत्वपूर्ण है शरीर के ताप को नीचे ले जाना। अगर आपके आसपास में किसी को भी लू लग गया हो तो पहला कोशिश ये कीजिए कि सर उसका जितना भी कपड़ा है सर वो खोल दीजिए और उसका जो मतलब अंग है सर उस पे आप पानी का जो छिड़काव होता है या आप कह सकते हो फुहारा होता है उससे छिड़किए। और कोशिश ये कीजिए कि सर उसको ढीला कपड़ा पहनाया जाए, टाइट कपड़ा नहीं पहनाया जाए। तो पहला चीज तो शरीर के ताप को सर क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, यानी कि नीचे लाया जाए। और साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम की जो मात्रा है सर उसको नियंत्रित किया जाए। चीनी पानी का घोल या इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह आप दे सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रॉल पाउडर आपका बेहतर काम करेगा। अब सवाल यह है कि सर अगर इन सब चीजों से भी शरीर का टेम्परेचर हमारा जो है वो पूरी तरीके से संतुलित नहीं हो पाया, व्यक्ति रिकवर नहीं कर पाया, तो अस्पताल ले जाने का समय कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, ताप ज्यादा हो पर पसीना नहीं आ रहा हो और यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो मेरे मित्र इमीडिएटली आप उसको हॉस्पिटल लेकर के जाइए। उल्टी, नींद और सांस लेने में समस्या आ रही है तो भी आप क्या करें सर, हॉस्पिटल लेकर के जाएं। इस केस में तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना ही जाना चाहिए। और मेरे मित्र ये जो बचाव है सर यही आपके लिए कह सकते हो कि एक तरह से खास प्रिजर्वेशन होगा इस हीट स्ट्रोक और हीट वेव जैसे समय से बचने के लिए। क्योंकि जो समय चल रहा है इसमें एक और चीज का आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट काम नहीं है मेरे मित्र तो दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 4 PM तक घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर ना निकलें। यह सर एक बेहतर बचाव हो सकता है। साथ में मेरे मित्र आप सभी गर्मी के इस बदलते मौसम में लगातार पानी का सेवन करते रहिए। यह भी क्या करेगा, आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। और साथ ही साथ जितना ज्यादा आपके बॉडी से सर पसीना आएगा आप यूं मान लो कि आप उतना ज्यादा स्वस्थ माने जाओगे इस गर्मी के मौसम में। कुछ लोगों को लगता है कि गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना आता है वो एक बीमारी है, नहीं सर। अगर आपके बॉडी से पसीना ज्यादा आ रही है मतलब आप पानी ज्यादा पी रहे हो, और पानी ज्यादा पी रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है सर, बैलेंस्ड हो रहा है। और इस समय में बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब चूंकि मैं अपना एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूं किसी न किसी काम से, चाहे कंटेंट हो, PDF हो, वीडियो हो, जो कुछ भी हो। तो ऑफिस में मेरी ये आदत है मतलब कि मैं अनावश्यक रूप से AC का यूज नहीं करता हूं, पंखा चला लेता हूं, काम चलते रहता है। अब जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकलता हूं मेरा माथा दर्द शुरू हो जाता है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सर यही करना होगा कि जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और अभी बाहर का मौसम ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा भी ठंडे जगहों पे जाते हैं और उसके बाद आप फिर गर्मी वाले क्षेत्र में आते हैं तो आपको तुरंत से ऐसा लगेगा कि हीट प्रभाव कर रहा है, आपका बॉडी चुलचुलाना शुरू कर देगा। तो ऐसे में सबसे जो मेन उपाय है वो क्या है, लगातार पानी पीते रहिए, अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा करके रखिए। और जरूरत ना हो तो 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप अपने घर में ही रहिए। इससे बेहतर बचाव का और कुछ उपाय नहीं हो सकता। और अगर किसी कारण से इमरजेंसी में आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि सर शरीर जो है वो ढका हुआ रहे। आप कहेंगे सर गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, मेरे मित्र बिल्कुल जितना पसीना आएगा बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा आपका बैलेंस रहेगा। तो पसीना आने से नहीं घबराना है। कपड़ा अगर गंदा होगा तो फिर साफ हो जाएगा, लेकिन जीवन एक बार चला जाएगा, जीवन एक बार खतरे में पड़ जाएगी तो फिर सर आप भारी लफड़े में पड़ सकते हो। तो बहरहाल ये छोटा सा आपका इंफॉर्मेशन वीडियो मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए काफी उपयोगी होगा। और साथ ही साथ अगर कोई लोग आपके आसपास में सर लू लगने के बचाव के क्या क्या उपाय हैं नहीं जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको अवेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ती है, ये घटती नहीं है। और मेरे मित्र जितना ज्यादा हो सके गर्मी के मौसम में आप अपने आप को बचा करके रखिए, क्योंकि आपको देश की सर बहुत जरूरत है और आप ही देश के भविष्य हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।